वेलकम टू जियो माइंड वायरल चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह आप लोगों ने पॉपुलेशन ज्योग्राफी इन वन वीडियो कंप्लीट किया होगा। उसी पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो उसमें कुछ प्रश्न छूट गए थे या उस पीवाई की और एमसीक्यू बेसिस पे हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाले नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन model is characterized by a sharp decline in mortality but slow decline in fertility। जनांकीय संक्रमण मॉडल की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में मृत्यु दर में तीव्र गिरावट लेकिन प्रजनन दर में धीमी गिरावट की विशेषता होती है। यानी ये जो डेथ रेट है ये तेजी से गिरता है और बर्थ रेट है इसमें धीरे धीरे गिरावट आती नहीं है। पहले ऐसे था, अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है पर ये बढ़ ही रहा है। तो ऐसी अवस्था को कौन सी अवस्था मतलब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में कौन सी अवस्था होती है? ऑप्शन है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आंसर आपको पता होगा। स्टेज 2 अर्थात बी। डी कारण क्योंकि स्टेज 2 को ही अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज बोलते हैं जिसमें बेसिकली डेथ रेट डिक्लाइन तेजी से करता है लेकिन फूड सप्लाई और सैनिटेशन बढ़ने के साथ बर्थ रेट रिमेन हाई रहता है जिसके कारण जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमस माल्थस पॉपुलेशन इंक्रीज इन अ डैश रेशियो वाइल फूड प्रोडक्शन इंक्रीज इन डैश रेशियो। माल्थस के अनुसार जनसंख्या डैश अनुपात में बढ़ती है और जबकि खाद्य उत्पादन डैश अनुपात में बढ़ता है। आपको मैंने बताया था ये ऑप्शन दिए गए हैं अंकगणितीय, ज्यामितीय, ज्यामितीय अंकगणितीय, घातांकीय और लघुगणकीय, रैखिकीय, घातीय। तो थॉमस माल्थस ने ये बताया था जो पॉपुलेशन होती है वो बढ़ती है ज्यामितीय रूप से और जबकि खाद्यान्न उत्पादन होते हैं वो बढ़ते हैं अंकगणितीय रूप से। अर्थात इसका आंसर होगा बी। ठीक है, 1798 उनकी पुस्तक का नाम था एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जिसमें इन्होंने बात बताया था यही ज्योमेट्रिक रेट से बढ़ता है पॉपुलेशन और अरिथमेटिक रेट से बढ़ता है फूड प्रोडक्शन। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक आप ट्रांजिशन थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, हालांकि वीडियो में हमने इसका टर्म किसने यूज किया नहीं बताया था तो यहाँ पे ये चीज़ कवर हो गई। ऑप्शंस बता आपके हैं, वॉरेन थॉमसन ने, फ्रैंक नॉटेस्टिन ने, सीपी ब्लैकर ने, विल्बर जेलेंस्की ने। किसने यूज किया है? इसका सही जवाब होगा बी, फ्रैंक नॉटेस्टिन ने। अगर आपसे कोई पूछे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन शब्द किसने प्रयोग किया है तो फ्रैंक नॉटेस्टिन ने। देखिए, हालांकि वॉरेन थॉमसन पहली बार इन्होंने फॉर्मुलेट किया था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1929 में, लेकिन ये जो टर्म है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इसे कॉइन करने वाले व्यक्ति का नाम था फ्रैंक नॉटेस्टीन। क्या नाम था? फ्रैंक नॉटेस्टीन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। कार्ल मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? ऑप्शन है कमी के प्राकृतिक नियम, अधिशेष श्रम और पूंजीवाद, नैतिक संयम और बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। आप पढ़े होंगे कार्ल मार्क्स की थ्योरी, आपको ध्यान होगा इसका सही जवाब है बी, सरप्लस लेबर एंड कैपिटलिज्म। कार्ल मार्क्स ये बताते हैं कि जो गरीबी है या जो बेरोजगारी है, गरीबी प्लस बेरोजगारी, इसका कारण क्या है? जन संसाधनों का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, और ये इसके कारण है तो कैपिटलिज्म के कारण है। ये कब इसका कारण क्या है? कैपिटलिज्म। तो ये पूंजीवाद और अधिशेष श्रम, इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द पॉपुलेशन साइज दैट प्रोवाइड्स। अनुकूलतम जनसंख्या को उस जनसंख्या के आकार के रूप में परिभाषित किया जाता है जो प्रदान करता है। ऑप्शंस हैं मैक्सिमम बर्थ रेट, उच्चतम प्रति व्यक्ति आय या जीवन स्तर, न्यूनतम शिशु मृत्यु दर, अधिकतम भौतिक उपयोग। ये भी बात बताया गया था, इसका सही जवाब होगा बी। यानी जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन होता है इससे क्या मिलता है? तो किसी देश को उच्चतम प्रति व्यक्ति आय और उच्च जीवन स्तर प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं। हु प्रपोंडेड द लॉ ऑफ माइग्रेशन। लॉ ऑफ माइग्रेशन को पहली बार 19वीं शताब्दी में किसने प्रपोंड किया था? प्रवास के नियम, इजी रेवेंस्टीन, एवर्टली, स्ट्रेस्टाउफर, जेके जिफ। इसका आपको जवाब पता होगा, रेवेंस्टीन महोदय ने लॉ ऑफ माइग्रेशन दिया था। कब? 1885 में दिया था और 1889 में उसको मॉडिफाइड किया था।
किसके डेटा के बेस पे दिया था? यूके सेंसस डेटा के बेस पे दिया था, ठीक है। और इसमें जिसके जो स्टेप्स बताया था वो मैंने चर्चा कर ली है लेक्चर में, आप लेक्चर देख लेंगे, मैं इसे कमेंट में जरूर ऐड कर दूंगा लेक्चर को। नेक्स्ट देखते हैं, द intervening opportunity model of migration was proposed by मध्यवर्ती अवसर मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? रेवेनस्टीन, स्टाउफर, जीके जी, वेल्बर जेलेंस्की। इसका सही जवाब है बी। सैमुअल ए स्टाउफर ने 1940s में माइग्रेशन का ये जो थ्योरी है, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल प्रस्तुत किया था। क्या है ये आप पीछे चर्चा कर चुके हैं, ये उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको मैच करने के लिए दिया गया लिस्ट 1 और लिस्ट 2, यहाँ पे मॉडल्स के नाम है और यहाँ पे किसने दिए गए हैं। तो डायरेक्ट हम मिलाते हैं, ग्रेविटी मॉडल, ये ग्रेविटी मॉडल देने वाले व्यक्ति कौन है? तो जीके जिफ। मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी, मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी किसने दिया था? तो ये विल्बर जेलेंस्की। पुष्पल थ्योरी किसने दी थी? ए वर्टली ने। इसके ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? ए का 2, 2 का 1 और 3 का 3, यानी ए आंसर होना चाहिए। देखा जाए, जी हाँ, ये आंसर है। कब दिया गया है? यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है कि जी के जिप के द्वारा ग्रेविटी मॉडल दिया गया, मोबिलिटी ट्रांजिशन जेलेंस्की के द्वारा दिया गया और एवर्टले के द्वारा पुष्पल थ्योरी दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया विच हिस्टोरिकल स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन इज सिग्निफिकेंटली डोमिनेटेड बाई फीमेल्स, यानी प्रवासन की कौन सी धारा ऐतिहासिक रूप से महिलाओं द्वारा अत्यधिक प्रभावित या हावी है? ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण, नगरीय से नगरीय। भारत में जो महिलाओं की प्रवास की जो धारा है वो बेसिकली क्या है? सी है, ग्रामीण से ग्रामीण। महिलाएं शादी विवाह के कारण हमेशा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपने गांव में स्थापित होती रहती है, इसीलिए भारत में ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास महिलाओं को ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोबिलिटी ट्रांजिशन सजेस्टेड दैट स्पेशल मोबिलिटी पैटर्न्स चेंज पैरेलल विद गतिशीलता संक्रमण की अवधारणा बताती है कि स्थानिक गतिशीलता के प्रतिरूप किसके समानांतर बदलते हैं? ऑप्शंस है, पूंजीवाद, बाजार एकीकरण, जनांकीय संक्रमण की अवस्था, राजनीतिक सीमाओं का पुनर्गठन, द्वितीय औद्योगिकरण की दर। इसका सही जवाब है बी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये मोबिलिटी ट्रांजिशन बेसिकली दिया गया है जेलेंस्की के द्वारा, किसके आधार पे? तो मोबिलिटी ट्रांजिशन कब दिए थे? 1971 में, और ट्रांजिशन से जोड़ के दिए थे, इसलिए संक्रमण की जनांकीय संक्रमण की अवस्था के अनुसार ही क्या होता है, ये गतिशीलता प्रदान करती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मैथमेटिकली कैलकुलेटेड एज, जिसको बोलते हैं कायिक घनत्व की गणना गणितीय रूप से की जाती है। ऑप्शन है, टोटल पॉपुलेशन अपन टोटल ज्योग्राफी एरिया, टोटल पॉपुलेशन अपन नेट कल्टिवेटेड एरिया, टोटल रूरल पॉपुलेशन अपन टोटल कल्टिवेटेड एरिया और टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन अपन नेट कल्टिवेटेड एरिया। इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको पता होगा, बी। बी का मतलब हो गया, यानी एक तरफ पॉपुलेशन हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? टोटल बोया गया है, यानी नेट सोन्ड एरिया बोला जा सकता है, बोया गया क्षेत्र। आपको इसमें अर्थमेटिक डेंसिटी भी बताया गया था, उसके बाद से न्यूट्रिशनल डेंसिटी भी बताए थे लेक्चर में। नेक्स्ट देखते हैं, एग्रीकल्चरल डेंसिटी। देखिए दूसरा आ गया, एग्रीकल्चरल डेंसिटी रेफर टू द रेशियो, कृषि घनत्व किसको अनुपात को दिखाता है? तो टोटल पॉपुलेशन एंड नेट सोन एरिया। अभी आपने देखा, ये तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी को दिखाता है। फिर एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया, या रूरल पॉपुलेशन एंड टोटल जोग्राफिकल एरिया, और नंबर ऑफ फार्मर्स अपॉन टोटल अर्बन पॉपुलेशन। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। इसमें क्या होता है, क्योंकि कृषि घनत्व है तो कृषि घनत्व में किसको कंसिडर किया जाता है? तो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन अपॉन एग्रीकल्चरल लैंड ये लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स currently record the highest annual growth rate of population, अभी वर्तमान में कौन से महाद्वीप में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है? ये तो आसानी से बता सकते हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप। इसका सही जवाब होगा अफ्रीका। अफ्रीका भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है सबसे, इसीलिए वहीं पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है। कितना है रेट? 2.3% से ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट डज अ ब्रॉड बेस्ड रैपिडली टैपरिंग नैरो टॉप पॉपुलेशन पिरामिड इंडिकेट? एक चौड़े आधार, यहाँ पे लिखा गया आधार चौड़ा है और तेजी से संकीर्ण होते शीर्ष, ऊपर संकीर्ण होता हुआ शीर्ष है, पिरामिड क्या दर्शाता है? आपको ध्यान होगा, ये हम पिरामिड में एज और सेक्स पिरामिड में अपने को बताया था। तो ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे, न्यूनतम प्रजनन दर और न्यूनतम मृत्यु दर। एक मिनट, दूसरा है
उच्चतम प्रजनन दर और उच्च मृत्यु दर, उच्च प्रजनन दर और निम्न मृत्यु दर, पूर्ण रूप से नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि। तो ये क्या किसको दिखाता है? बेसिकली प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखाता है, प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ को डोनेट करता है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, यानी प्रजनन दर ज़्यादा भी होगा और मृत्यु दर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पे एक्सपेंसिव पिरामिड है, विस्तारित जनसंख्या पिरामिड बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द टर्म एक्विमीन। यहाँ पे एक टर्म दिया गया है एक्विमीन। एक्विमीन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस है इंटायरली uninhabitable zones of the high latitudes, permanently inhabited and cultivated area of the earth, mega urban agglomeration with hyperdensity और transition zones between industry and agriculture। इसका सही जवाब हो जाएगा एक्विमीन एक बसाव क्षेत्र होता है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के अस्थायी रूप से बसे हुए क्षेत्र को बोला जाता है एक्विमीन। ये शब्द याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू द 2011 census of India, which state recorded a unique negative decadal population growth rate during 2001 to 11? एंड 2001 से 11 के बीच में कौन से क्षेत्र ने दशकीय जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रूप से दर्ज की है? ऑप्शन है केरल, नागालैंड, गोवा, सिक्किम। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, नागालैंड। नागालैंड का जो ग्रोथ रेट था वो कितना था? 0.58% माइनस में था। ठीक है, 2001 के दौरान, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अरेंज द स्टेट ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर टू देयर पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसंख्या घनत्व और आरोही क्रम में अरेंज करना है। ऑप्शन आरोही मतलब समझ रहे हैं, घटते क्रम में, यानी सबसे पहले आपको बताना होगा सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ है। ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला और उत्तर प्रदेश। आपको पता होगा टॉप पे कौन सा स्टेट है, तो टॉप पे है बिहार। 2001 में बंगाल था लेकिन अब बिहार हो गया। उसके बाद से कौन है? बंगाल। तो बिहार बंगाल आप इससे देखेंगे तो दो होगा, फिर एक होगा, दो और एक के सब में। अब उसके बाद से कौन सा होगा? तो उसके बाद से भाई यूपी के पॉपुलेशन से रहा था तो यूपी होगा, देना क्या होगा? केरला होगा। तो इसका सही जवाब देखा जाए तो ए है 2-1 3-4 3-4। यहाँ पे शायद मैंने गलत बता दिया, ये मुझे ध्यान नहीं था, यानी पहले केरला होगा देन यूपी होगा। देखो उत्तर प्रदेश का 8-9 है। और मैं मिटा के एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल प्लस यू यूज कीजिए। कंट्रोल प्लस पी। तो देखिए 2011 का सेंसस का बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 1106% पर किलोमीटर। वेस्ट बंगाल का 1028, केरला का 860 और उत्तर प्रदेश का 829। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ए, 2-1-3-4। नेक्स्ट देखते हैं एज पर द सेंसस व्हाट इज द एग्जैक्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया नहीं ऑफ इंडिया। 2011 के जनगणना भारत का सटीक बाल लिंगानुपात कितना है? से क्वेश्चन भी पूछा था, पर कमेंट में जवाब देने के लिए। पता नहीं आप लोगों ने दिया या नहीं, देखा या नहीं, आई डोंट नो, बट इसका सही जवाब बताइएगा। 927, 943, 919, 914। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सॉरी सी, 919। 900 ये तो नॉर्मल सेक्स रेशियो है, और 919 यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा? चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 वर्ष में। तो 0 से 6 वर्ष में 919 यहाँ पे लिखा हुआ है। और सामान्य लिंगानुपात कितना है? 943 है। बाल लिंगानुपात कितना है? 919 है, जो पहले कभी 927 था। नेक्स्ट देखते हैं विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एंड इट्स पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। इसमें यूटी को शामिल नहीं करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जिस राज्य में उसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सबसे अधिक है, कौन है? मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मिजोरम। मिजोरम में क्या है? सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन देखने को मिलता है, कितना? 94.4% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ लिटरेट। लिटरेट पर्सन का ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया? ये मैंने बताया था। ऑप्शन से यहाँ पे देखिए, कोई व्यक्ति जो किसी भी भाषा में सरल वाक्य पढ़ और लिख सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि 7 वर्ष से और उससे अधिक का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख दोनों सकता है। वह व्यक्ति जिसने प्राथमिक शिक्षा को औपचारिक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। कोई भी व्यक्ति जो अंगूठे के निशान के बजाय कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। हमने बताया था कि 7+ एज का कोई भी व्यक्ति जो लिखना पढ़ना जानता है वो है साक्षर। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, द मैथमेटिकल फार्मूला कैलकुलेटिंग द एज डिपेंडेंसी रेशियो इज एज। एज डिपेंडेंसी रेशियो का मैथमेटिकल फार्मूला बताना है। ऑप्शन यहाँ पे है ए पॉपुलेशन 0 से 14 अपॉन पॉपुलेशन 15 से 64 इंटू 100, पॉपुलेशन 0 से 14 प्लस पॉपुलेशन 65 प्लस अपन पॉपुलेशन 15 से 64 इंटू 100, फिर पॉपुलेशन 65 प्लस अपन पॉपुलेशन 15 इतना और इतना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप देख लीजिए, ये भी होगा, आपको पता होना चाहिए कि जो 0 से 14 लोग होते हैं ये लोग डिपेंडेंट होते हैं, और साथ ही साथ ये 65 प्लस की बात करते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, उसके बाद से जो इंडिपेंडेंट है 15 से 64, इससे क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए, जो आएगा वो डिपेंडेंसी रेशियो होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड occurs when a country experiences which structural shift। जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई देश संरचनात्मक बदलाव का अनुभव करता है। ऑप्शन है उच्च प्रजनन दर और बढ़ते निर्भरता अनुपात का लंबा चरण, आश्रितों की तुलना में कार्यशील का आयु की जनसंख्या के समय तीव्र वृद्धि, वृद्ध जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय अनियमित प्रवासन में उछाल। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी आश्रितों की तुलना में कार्यशील आयु की जनसंख्या के हिस्से में तीव्र जब वृद्धि होती है। कार्यशील जनसंख्या पे ध्यान रखने के लिए, कौन सी जनसंख्या, तो कार्यशील वर्किंग पॉपुलेशन, तो उसको बोलते हैं हम कौन सा डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति। नेक्स्ट देखते हैं, हु मैथमेटिकली फॉर्मुलेटेड रैंक साइज रूल। इसको अर्बन ज्योग्राफी में भी देखेंगे। कोटी आकार का नियम पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड भी किया गया है क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पर रैंक साइज रूल बनता है। ऑप्शन है मार्क जेफरसन, जीके जिफ, वॉल्टर क्रिस्टोलर, अगस्तियस। इसका सही सा जवाब है जीके जिफ, बी होगा। जीके जिफ ने 1949 में रैंक साइज रूल दिया था, ठीक है, और जबकि ये प्राइवेट सिटी का कॉन्सेप्ट दिया था किसने, मार्क जेफरसन ने 1939 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सिंगुलेट मीन एज एट मैरिज। SMAM is an indirect demographic indicator used to measure। सिंगुलेट मीन एट मैरिज एक अप्रत्यक्ष जनांकीय सूचकांक है जिसको किस चीज को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्रों से प्राप्त सटीक आयु, औसत आयु, जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 50 वर्ष की आयु से पहले विवाह करने वाले समूह की अविवाहित रहने की औसत आयु, वैधवावस्था के संक्रमण की औसत आयु, और महिलाओं में प्रजनन क्षमता की जैविक समाप्ति की आयु। ऑप्शन क्या है, सिंगुलेट मीन एज एट मैरिज। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 50 वर्ष की आयु से पहले विवाह करने वाले समूह की अविवाहित रहने की औसत आयु। ये है क्या, तो SMAM, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन है टोटल फर्टिलिटी रेट इज डिफाइंड एज। TFR किस रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन है प्रति हजार कुल जनसंख्या पर जीवित जन्मों की पूर्ण वार्षिक संख्या। दूसरा, एक महिला द्वारा अपने जीवन काल में जन्म दिए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या यदि वो अपने प्रजनन आयु के दौरान वर्तमान आयु विशिष्ट प्रजनन दरों के अनुरूप चले। उसके बाद से किसी व्यक्तिगत महिला की बच्चे की पैदा करने की क्षमता का जैविक अधिकतम सीमा, प्रजनन आयु तक पहुंचने वाली महिला शिशुओं की शुद्ध उत्तरजीविता दर। इसका सही जवाब TFR आपने डिफाइन किया था, इसका बहुत साधारण सा जवाब है, ये है एक महिला द्वारा अपने जीवन काल में जन्म दिए जाने वाले बच्चों की जो औसत संख्या होती है वो है TFR, यदि वो अपने प्रजनन आयु के दौरान वर्तमान आयु विशेष प्रजनन दर के अनुरूप चल रही है तो। नेक्स्ट देखते हैं, who authored the seminal book titled Law of Population in 1830, arguing against Malthusian view। माल्थसवादी विचारों के विरोध में लॉ ऑफ पॉपुलेशन नामक मौलिक पुस्तक के लेखक कौन थे। थॉमस माल्थस, माइकल थॉमस सैडलर, डेविड रिकार्डो, हर्बर्ट स्पेंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, माइकल थॉमस सैडलर। माइकल थॉमस सैडलर एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने डेंसिटी ड्राइवन पॉपुलेशन थ्योरी दी है। ध्यान रखेंगे, डेंसिटी ड्राइवन पॉपुलेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, सैडलर के द्वारा, और उन्होंने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ पॉपुलेशन में आर्ग्यू किया है इसके विषय में, तो ह्यूमन फैकेंडिटी के विषय में, वेरीज इनवर्सली विद द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मनुष्य की जो जनन क्षमता होती है जनसंख्या के घनत्व के विक्रमानुपाती होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द बायोलॉजिकल थ्योरी स्टेटिंग दैट फर्टिलिटी डिक्रीज एज complexity and individualism of the organism increase was proposed by। यह जैविक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था कि जैसे जैसे जीव की जटिलता और व्यक्तिगतता बढ़ती है उसकी प्रजनन क्षमता घटती है। कोरोडोगिनी, हर्बर्ट स्पेंसर, थॉमस डबलडे, जोसियो डी कास्त्रो। इसका सही जवाब हो जाएगा बी,
हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया था कि जैसे जैसे जीव की जटिलता और वैयक्तिकता बढ़ती है, प्रजनन क्षमता उसकी कम होती जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इन डेमोग्राफिक एनालिसिस हाउ डज फेकंडिटी डिस्टिंक्टिवली डिफर फ्रॉम फर्टिलिटी। फेकंडिटी यानी जनन क्षमता प्रजनन क्षमता से किस प्रकार भिन्न है, ये अभी मैंने बताया था अपने लेक्चर में। आप लेक्चर जरूर देखें अगर नहीं देखा है तो, क्योंकि उस एक लेक्चर से आपका पूरा का पूरा पॉपुलेशन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शंस है यहाँ पे, फैकेंडिटी वास्तविक प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करती है, कि फर्टिलिटी केवल एक सांख्यिक प्रक्षेपण है। नेक्स्ट दिया गया, फैकेंडिटी प्रजनन की जैविक क्षमता या क्षमता को संदर्भित करती है, जबकि फर्टिलिटी जीवित जन्मों पर आधारित वास्तविक प्रजनन प्रदर्शन को प्रदर्शित करती है, संदर्भित करती है। फेकंडिटी पूरी तरह से पादप भूगोल पर लागू होती है, जबकि फर्टिलिटी मानव समूह पर लागू होती है। उसके बाद से दोनों शब्दों में कोई गणितीय या वैचारिक अंतर नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। बी का मतलब क्या हो गया, बेसिकली ये है कि जो फैकंडिटी है यानी जनन क्षमता है, वो बेसिकली क्या होती है, जैविक क्षमता होती है या क्षमता होती है बच्चा पैदा करने की, जबकि फर्टिलिटी होती है जीवित जन्मों पर आधारित वास्तविक प्रजनन प्रदर्शन करने की क्षमता। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विल्बर जेलेंस्की मॉडल मोबिलिटी ट्रांजिशन हाइपोथेसिस फेज 4 एग्जिबिट्स विच मोबिलिटी ट्रेट। विल्बर जेलेंस्की की गतिशीलता संक्रमण परिकल्पना के अनुसार चतुर्थ चरण कौन सा गतिशीलता लक्षण प्रदर्शित करता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए हाई लेवल्स ऑफ रूरल टू अर्बन डोमेस्टिक माइग्रेशन, उच्च स्तर का ग्रामीण से नगरीय घरेलू प्रवासन। दूसरा है प्रीडोमिनेंस ऑफ अर्बन टू अर्बन एंड इंटर अर्बन और सब अर्बन रेसिडेंशियल मूवमेंट। तीसरा है हेवी इंटरनेशनल एक्सर्ट्स ड्रिवन बाय बेसिक सर्वाइवल पुश फैक्टर्स। और चौथा है कंप्लीट सेसेशन ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूटेड एंड फिजिकल मोबिलिटी। तो आप इसका जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब होगा बी। जो आपको पता होना चाहिए कि जो इन्होंने क्या नाम है, विल्बर जेलेंस्की है, इन्होंने जो अपना जो मॉडल प्रस्तुत किया उसमें टोटल 5 स्टेजेस की बात की है। एक जो नंबर पहला स्टेज है, वो पहला स्टेज किस चीज़ को डिनोट करता है, तो पहला स्टेज करता है प्री मॉडर्न, सॉरी प्री मॉडर्न बोलिए ट्रेडिशनल, प्री मॉडर्न ट्रेडिशनल सोसाइटी। दूसरे स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा स्टेज करता है अर्ली ट्रांजिशनल सोसाइटी। किसकी बात करता है, अर्ली ट्रांजिशनल सोसाइटी। अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा बात करता है लेट ट्रांजिशनल, पहले अर्ली हो गया देन लेट हो जाएगा। अगर हम चौथे की बात करते हैं जिसको क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये बताता है एडवांस सोसाइटी की बात, किसकी बात बता करता है, एडवांस सोसाइटी का। और जो पांचवा है, पांचवा हम इधर देख लेते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर सुपर एडवांस सोसाइटी, फ्यूचर सुपर एडवांस सोसाइटी। ये 5 स्टेजेस की बात करते हैं। तो आपको चौथे चरण की बात की गई है, तो चौथा चरण बेसिकली क्या बताता है, शहरी से शहरी और अंतर शहरी या उपनगरीय आवासीय गतिशीलता का वर्चस्व होता है। यानी गांव से शहर की तरफ नहीं होता है माइग्रेशन, अब शहर से शहर में होने लगता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ स्पेशल मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी used in industrial location and population distribution models was pioneered by। औद्योगिक अवस्थिति और जनसंख्या वितरण मॉडल में प्रयुक्त लाभप्रदता का स्थानिक मार्जिन, लाभप्रदता का स्थानिक मार्जिन का वैचारिक ढांचा किसने दिया था, वेबर, डेम स्मिथ, अगस्टस ब्रूअर। ये अर्बन ज्योग्राफी का तो क्वेश्चन नहीं है, सॉरी पॉपुलेशन ज्योग्राफी का क्वेश्चन ही है, अर्बन ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका सही जवाब वैसे बता देते हैं, डीएम स्मिथ ने लाभ वाली बात की थी, तो लाभप्रदता का स्थानिक मार्जिन किसने दिया था, डीएम स्मिथ ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड द लोएस्ट ओवरऑल सेक्स रेशियो इन 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना में सबसे कम सामान्य लिंगानुपात दर्ज किया गया है। लक्षद्वीप, दमन दीव, अंडमान और निकोबार और चंडीगढ़। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। किसमें, तो दमन और दीव में। दमन और दीव रिकॉर्डेड एन एक्सेप्शनली लो सेक्स रेशियो, कितना, 618 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट देखते हैं। इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोग्राफिक विच प्रिसाइज कैलेंडर ईयर इज डेजिग्नेटेड एज ईयर ऑफ द ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड।
आपको बताना है जनांकीय कैलेंडर में महान जनांकीय विभाजक वर्ष किसे जाना जाता है? 11, 21, 51, 81। इसका सही जवाब, ये ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जा चुका है, 1921। इसको 1921 का जो ईयर है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। The only census interval where India's population recorded the negative growth। यहाँ पे भारत का पॉपुलेशन ने निगेटिव ग्रोथ दिखाई थी। अब कितना निगेटिव दिखाई था? 0.31 माइनस में, ये गलती से हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, chronologically arrange the following census decades in terms of high to low population decadal growth rates in India। भारत में उच्च एवं से निम्न दशक की जनसंख्या वृद्धि दर के संदर्भ में निम्नलिखित जनगणना दशकों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है। 71 से 81, 91 से 2001 और 2001 से 11। किसमें डिकेटल ग्रोथ रेट कैसे था? तो उच्च से निम्न, सबसे ज़्यादा किस में था, फिर सबसे कम किस में था। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है ए। तो देखिए 1961 से 71 के बीच डिकेडल ग्रोथ कितना था? आप शुरू से यहाँ पर दिखा दिया गया है। 1961 से लेकर 71 के बीच 24.8%। वही 71 से लेकर 81 के बीच कितना था? 24.66%। 81 से लेकर के, इसमें तो मेंशन किया गया है कि नहीं? नहीं मेंशन किया। 91 से लेकर के 2001 तक कितना था? 21% था। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं जनसंख्या वृद्धि की दर क्या हो गई है? कम हो गई है। अरेंजमेंट करना बहुत आसान था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको कौन सा हो जाएगा, क्या करना है आपको? उच्च से निम्न की तरफ जाना है। तो 1 नंबर पे ये आएगा, 2 नंबर पे ये आएगा, 3 नंबर पे ये आएगा। यानी सिंपल सा 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। As per the religious community profile data of census 2011, which group recorded the highest literacy rate in India? जनगणना के धार्मिक समुदाय प्रोफाइल आंकड़ों के अनुसार भारत में किस समूह में सर्वोच्च साक्षरता दर थी? तो ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध। इसका सही जवाब है सी, जैनियों में। यानी जैनिज्म में सबसे ज़्यादा साक्षर लोग हैं, 94.9%। नेक्स्ट, द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP 2000 originally targeted achieving a stable population for India by 2045. What is the newly revised target year? यानी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने मूल रूप से 2045 तक भारत के लिए एक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। हाल में इसे संशोधित किया गया था और लक्ष्य कौन सा वर्ष रख दिया गया है? तो सही जवाब है सी, 2070। अब इसको रिवाइज करके कितना बना दिया गया है? 2070 तक हम क्या करेंगे? एक स्टेबल पॉपुलेशन बना लेंगे अपना, जहाँ से जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। The mathematical metric known as the Gini coefficient is utilized in population and economic geography to measure। गिनी गुणांक किस चीज़ को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? विस्तार का स्थानिक वेग, वितरण के स्थानिक असमानता या संकेंद्रण, शहरी प्रधानता और संरचनात्मक लॉगमान और गतिशील समूह मृत्यु दर अनुपात। इसका सही जवाब हो जाएगा, गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है बेसिकली वितरण की स्थानिक असमानता या संकेंद्रण मापने के लिए। और इसका मान वैल्यू देखा जाए तो 0 से लेकर के 1 तक होता है। अगर 0 है तो पूर्ण समानता स्थापित है, अगर 1 है तो पूर्ण असमानता स्थापित है। नेक्स्ट देखते हैं। Which quantitative demographic indicator is calculated using an algebraic expression? This one। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा लिखने का तरीका क्या हो गया है, गलत सा है। किस मात्रात्मक जनसंख्या सूचकांक की गणना इस बीजगणितीय अभिव्यक्ति द्वारा की जाती है? ठीक है, ये बेसिकली ऐसा है, समेशन ऑफ xi माइनस yi। ठीक है, ये दिया गया है। तो ऑप्शन है इंडेक्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इंडेक्स ऑफ डिसिमिलरिटी, सेग्रीगेशन, लोकेशन ऑफ परसेंट मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड स्पेशल डिस्टेंस। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। बी का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ डिसिमिलरिटी, डेवलप्ड बाय डंकन। डंकन के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। डंकन एंड डंकन दो व्यक्ति हैं। द इंडेक्स ऑफ डिसिमिलरिटी मेजर्स व्हाट? द स्पेशियल सेग्रीगेशन और अनइवननेस ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन सब ग्रुप्स विद इन अ लार्जर अर्बन एरिया। यानी एक बड़े दो अलग अलग जनसंख्या उपसमूहों का समस्थानिक पृथक्करण या समानता को मापता है। कौन? ये एक पॉपुलेशन है और ये दूसरे शहर का पॉपुलेशन है। तो ये इसकी बात की गई है। तो इंडेक्स ऑफ डिसिमिलरिटी मापता है। नेक्स्ट देखते हैं।
who postulated the anti-Malthusian view that the pressure of population stimulates technological advancement and intensification in agriculture। किसने यह माल्थस विरोधी दृष्टिकोण प्रतिपादित किया था कि जनसंख्या का दबाव कृषि में तकनीकी उन्नति और गहनता को प्रसारित करता है? थॉमस माल्थस ने, एस्टर बोशेरूप ने, डेविड रिकार्डो ने और जॉन स्टुअर्ट मिल ने। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, एस्टर बोशेरूप ने। तो डेनिश इकोनॉमिस्ट थे एस्टर बोशेरूप, 1965, इन्वर्टेड Malthusian logic by arguing that population growth operates as an independent variable that drives technological innovation and shift in agriculture system। उन्होंने यही बताया था कि जो माल्थस के तर्क का उल्टा, मतलब माल्थस के विचार के विपरीत तर्क दिया था कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, एक स्वतंत्र चर है, डिपेंडेंट नहीं है, जो कृषि प्रणालियों में तकनीक, नवाचार और गहनता को प्रेरित करता है। यानी पॉपुलेशन बढ़ता है तो बाकी नवाचार भी बढ़ेगा। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल कैपिलराइजेशन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फर्टिलिटी डिक्लाइन वाज प्रोपाउंडेड बाय। जनसंख्या वृद्धि और प्रजनन क्षमता में गिरावट का सामाजिक केसिकत्व सिद्धांत किसने दिया गया था? आर्शीन ड्यूमोंट, डेविड ग्लास, किंग्सले डेविस, वॉरेन थॉमसन। इसका सही जवाब है ए, आर्शीन ड्यूमोंट ने दिया था। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। नेक्स्ट देखते हैं, द वाइटल इंडेक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज द मैथमेटिकल रेशियो ऑफ। वाइटल इंडेक्स किसे के गणितीय रूप के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है? कुल जन्म दर और कुल मृत्यु दर का अनुपात अपन 100 थम्स, अशोधित जन्म दर और कुल प्रजनन दर का अनुपात, शहरी संकेंद्र और ग्रामीण बाहरी प्रवासन, अप्रवासी और प्रवासियों की मात्रा का अनुपात। इसका सही जवाब हो जाएगा जो वाइटल इंडेक्स होता है इसको, अब ये ध्यान रखेंगे, इसको फॉर्मुलेट किसने किया था? रेमंड पर्ले ने। किसने किया था? रेमंड पर्ले वाइटल इंडेक्स को फॉर्मुलेट किया था। और बेसिकली ये क्या मापता है? तो किसी जनसंख्या की जैविक व्यवहार्यता और प्राकृतिक वृद्धि की प्रवृत्ति का एक प्रमुख माप है। एक जनसंख्या की जैविक व्यवहार्यता क्या है और प्राकृतिक वृद्धि का प्रारूप क्या है? 100 से अधिक का मान प्राकृतिक विस्तार को दर्शाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा टोटल बर्थ रेट्स अपॉन टोटल डेथ upon 100 times। Next, who is widely acknowledged the historical founder formal demography? किसे व्यापक रूप से औपचारिक जनसांख्यिकी फॉर्मल डेमोग्राफी का ऐतिहासिक जनक माना जाता है? जॉन ग्रॉन्ट, अकीले गुडमाई, थॉमस माल्थस, ग्लेन ट्रेवॉर्थ। इसका सही जवाब आपको पता होना चाहिए कि जॉन गॉटमैन है। किसके? तो फॉर्मल डेमोग्राफिक के। वही पॉपुलेशन ज्योग्राफी के क्या है? तो ट्रेवॉर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं, which among the following forces constitute a structural push factor and for rural to urban internal migration? निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी ग्रामीण से नगरीय आंतरिक प्रवासन के लिए एक संरचनात्मक प्रतिकर्ष कारक है? कहाँ से? तो ग्राम से नगर की तरफ आंतरिक प्रवासन के लिए एक संरचनात्मक प्रतिकर्ष पुश फैक्टर है। ऑप्शन, शहरों में उन्नत उच्च शिक्षा नेटवर्क की उपलब्धता, संस्थागत कृषि भूमि का विखंडन, पुरानी ग्रामीण गरीबी और जीवन शैली मनोरंजन सुविधा का एकीकरण, उच्चतम न्यूनतम मजदूरी मानक। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, संस्थागत कृषि भूमि विखंडन, पुरानी ग्रामीण गरीबी, ये धकेलता है, पुश फैक्टर है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से, यानी ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ माइग्रेशन को। नेक्स्ट देखते हैं, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ASFR इज कंप्यूटेड फॉर कोहॉर्ट्स विद इन विच स्टैंडर्डाइज्ड बायोलॉजिकल एज ग्रुप ऑफ फीमेल्स। ASFR की गणना महिलाओं के किस मानकीकृत जैविक आयु वर्ग के भीतर समूहों के लिए की जाती है? 0 से 14, 15 से 49, 15 से 35, 20 से 59। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 15 से 49। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच स्टेट रिकॉर्ड्स द लोएस्ट परसेंटेज proportion of urban population to its टोटल पॉपुलेशन? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य अपनी कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत दर्ज करता है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज द लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है अकॉर्डिंग टू 2011। 90% वहाँ की जनसंख्या क्या है? रूरल सेटलमेंट में रखती है, मात्र 10% है जो कि शहरों में रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, द मेगा अर्बन कॉन्सेप्चुअल टर्म मेगालोपोलिस वाज फॉर्मली एडवांस्ड एंड पॉपुलराइज्ड बाय विच ज्योग्राफर? ये भी अर्बन ज्योग्राफी का है। मेगालोपोलिस किसने शब्द दिया? पैट्रिक गुडेज, जीन गॉटमैन, लुइस मम्फोर्ड, एवेंजर हॉवर्ड। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सॉरी जीन गॉटमैन। क्या हो जाएगा? जीन गॉटमैन।
गोटमैन ने। ठीक, इन्होंने ही ये मेगालोपॉलिस टर्म पॉपुलराइज किया था। अभी भी ये एग्जाम जीडीसी में पूछा हुआ था क्वेश्चन 1957 में। नेक्स्ट एजर्सन दिया गया था, सेक्स रेशियो इन मेजर इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज रिमेन्स हाईली स्कीव्ड अगेंस्ट फीमेल। रीजन दिया गया, इंटरनल माइग्रेशन टू मेजर अर्बन एग्लोमरेशन एंड इज हाईली मेल सेलेक्टिव एंड प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट ड्रिवन। भारत में प्रमुख महानगरीय शहरों में लिंगानुपात महिलाओं का क्लब अत्यधिक विषम बना हुआ। कारण क्या है? भारत में प्रमुख शहरी संकुलों की होने वाला आंतरिक प्रवचन अत्यधिक पुरुष चयनात्मक होता है और मुख्य रूप से रोजगार संचालित होता है। अब ए आर सही एक्सप्लेनेशन है, अब देख लेंगे ऑप्शन। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, क्योंकि बेसिकली शहरों में जो बड़े शहरों में माइग्रेशन होता है वो पुरुषों का होता है और किस लिए होता है? रोजगार के लिए होता है। बेसिकली देखा जाता है ये व्हाट्सएप लैंग्वेज वाला रोजगार है। नेक्स्ट मैच करना है आपको। उसको क्या दिया गया है? भौगोलिक विचारधारा और भूगोलवेत्ता। ऑप्शन है स्पेशियल एनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, बिहेवियरल ज्योग्राफी, कार्टोग्राफिक पॉपुलेशन मैपिंग। किसने किसको प्रतिपादित किया? हम डायरेक्ट देख लेते हैं। तो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी ईफी तुआन ने दिया है। बिहेवियरल ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो विलियम किर्क ने दिया हुआ है। बच गया स्पेशियल एनालिसिस और कार्टोग्राफिक पॉपुलेशन मैपिंग। तो ऑप्शन है स्पेशियल एनालिसिस। स्पेशियल एनालिसिस को किसने दिया होगा? अब इसमें देख लीजिए, बी का 2 कहाँ है? बी का 2 और सी का 3। बी का 2 सी का 3 इसमें है और कहीं नहीं है, तो इसका जवाब ए होगा। स्पेशल एनालिसिस देने वाले व्यक्ति कौन है? ब्रायन बेरी हैं। और कार्टोग्राफिक पॉपुलेशन मैपिंग देने वाले आर्थर रॉबिन्सन है। इसका आंसर देख लिया जाए, ए ही है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, which quantitative index measures the structural diversification of economic and occupational activities of regional population। कौन सा मात्रात्मक सूचकांक किसी क्षेत्रीय जनसंख्या की आर्थिक और व्यवसायिक गतिविधियों की संरचनात्मक विविधीकरण, यहाँ पे विविधीकरण हो जाएगा, को मापता है? नेल्सन का सेवा सूचकांक, गिब्स मार्टिन सूचकांक, लॉरेंज समानता, वीवर का न्यूनतम विचलन सूचकांक। ये थोड़ा सा अर्बन ज्योग्राफी के क्वेश्चन ऐड पता नहीं मैंने कैसे गलती से ऐड कर दिया। इसका आंसर सही से दिया गया है बी, गिब्स मार्टिन सूचकांक। अब पॉपुलेशन अगर पढ़ रहे हैं तो इसको आप इग्नोर करके भी चलेंगे, बाद में से फिर देखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द स्ट्रक्चरल टर्म कोहॉर्ट इन डेमोग्राफिक एंड लाइफ टेबल स्टडीज रेफर्स टू। जनांकिकीय और जीवन सारणी अध्ययनों में संरचनात्मक शब्द कोहॉर्ट का तात्पर्य क्या है? एक, व्यक्तियों का एक विशेष समूह जो एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर एक ही समय में एक ही महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय घटना का अनुभव करता है, या अनौपचारिक मलिन बस्तियों में रहने वाले तैरती हुई गैर पूंजीकृत संयुक्त आबादी, या उच्च नेटवर्क वाले बहुराष्ट्रीय आर्थिक कुशल प्रवासी, या मुख्य रूप से 85 वर्ष से अधिक की आयु की जनसंख्या का जैविक हिस्सा। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। क्या? तो a distinct group of individuals experiencing the same significant demographic event simultaneously within a specific time frame। यानी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित समय में क्या करता है? एक ही जनसांख्यिकीय घटना का अनुभव करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर द क्राइटेरिया amended by the scheme of census of India, an area is classified as census town if it satisfies which condition। यानी भारतीय जनगणना योजना के द्वारा अनिवार्य मानदंडों के तहत किसी क्षेत्र को जनगणना नगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि किन शर्तों को पूरा करता है? सेंसस टाउन किसको बोलते हैं? या मिनिमम पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड ऑफ 5000 इंडिविजुअल्स, एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक परसूट्स, अ पॉपुलेशन डेंसिटी एटलीस्ट 4400 पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तीनों है। ये सेंसस टाउन उसी को बोला जाता है नॉर्मली जहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 देखने को मिले और लोग किस में लगा हो? नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में लगा हो। कितना? तो ग्रेटर देन इक्वल टू 75%। उसके बाद से जो पॉपुलेशन डेंसिटी हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो? 400% पर स्क्वायर किलोमीटर हो। नेक्स्ट देख खत्म। सॉरी, 50वां नंबर क्वेश्चन था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने देखा टोटल पॉपुलेशन ज्योग्राफी की क्वेश्चन, लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिया, क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया। अगर ये दोनों बना लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आने वाले नेट जेआरएफ एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।